That's it. And that I think is very important. Let's ask Hanuman Pawar sahab. Hanuman Pawar sahab from the Congress is with us. Hanuman Pawar sahab, namaskar. नमस्कार। बड़े दिनों के बाद सर, बड़े दिनों के बाद आपके दर्शन हो रहे। कैसे हैं सर? जय हिंद, जय हिंद। तो राम राम आप सभी को, जय हिंद आप सभी को। आप कैसे हो दोनों भी? बड़े अरसे के बाद मैं आ रहा हूँ। कुछ शो में मैं आ नहीं सका, देहातों में था, उधर रेंज प्रॉब्लम रहता था, तो मैं शुरू में आप दोनों की माफी चाहता हूँ। लेकिन आपको, क्योंकि आप इतने दिनों के बाद आए, इसलिए आपको भी मुबारकबाद। थैंक यू, थैंक यू। कांग्रेस की परफॉर्मेंस महाराष्ट्र में तो जबरदस्त रही। आप जो बोलते थे वही हुआ। यहीं हमारे शो में आप बोलते थे और हम लोग आपकी बात पूरी तरह मानते नहीं थे, लेकिन आपने जो कुछ कहा वैसा ही तकरीबन 100% हुआ। शायद 2 या 3 सीट कम रह गई, लेकिन फिर भी फैंटास्टिक, ग्रेट परफॉर्मेंस सर। कांग्रेस इज बैक एज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कांग्रेस एक बार फिर 12 या 13 साल के बाद सबसे बड़ी पार्टी बन करके वापस आई है। जबरदस्त परफॉर्मेंस, जबरदस्त। तो अब आगे क्या होगा सर? अब आप ये बताएं। आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि देहात के बारे में जितना आपका ज्ञान है, जितनी आपकी जानकारी है, शायद ही किसी के पास होगी। तो अभी देहात में क्या, क्योंकि अगर एनालिसिस किया जाए, विश्लेषण किया जाए इलेक्शन के परिणामों का, तो ये असल में बीजेपी को धक्का जो लगा है वो देहात की वजह से लगा है। आप बताएं सर, प्लीज बोलिए। जी, मुझे वो पूरा शो याद है जो चुनाव के कुछ दिन पहले हमने किया था, और मैं बोलता था कि 35 सीट हमारी आएंगी जी। तो ये चुनावी प्रचार का भाषण नहीं था। उसका रीजन ये था कि हम जब लोगों में जाते हैं, उनसे बात करते हैं, उनके सवाल क्या है, वो किस चीज से परेशान है, सरकार उनकी समस्याओं के ऊपर क्या कर रही है, जमीन पे क्या कर रही है, ये हमें देखने को मिलता है जब हम लोगों में जाते हैं। तब ये पता चलता था कि देहातों में जो सबसे ज्यादा किसानों को परेशान करने वाली बात थी, वो हमारे मराठवाड़ा विदर्भ में जो कॉटन है, जो सोयाबीन है और जो प्याज है। तो इनके दाम के ऊपर 10 साल में मोदी जी, सबसे बड़ी पार्टी मोदी जी थे, उनको कोई रोकने वाला नहीं था। किसानों ने बड़ी संख्या में उनको वोटिंग किया था, 14 को किया था, 19 को किया था। इतना भरोसा मोदी साहब के ऊपर, बीजेपी के ऊपर जताने के बाद भी किसानों के ऊपर एक के बाद एक सर्जिकल स्ट्राइक संसद के माध्यम से मोदी जी ने किया। पहला सर्जिकल स्ट्राइक किसानों पे हमारे था नोटबंदी का। दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक हमारे किसानों पे था, वो था जो काले कृषि कानून 3 लाए थे उसका। तीसरा सर्जिकल स्ट्राइक हमारा था, हमारे किसानों के ऊपर था, जो हमें खाद लगते हैं, जो हमें बीज लगते हैं, और पूरी फार्मिंग करने के लिए जो चीजें हमें लगती है, ट्रैक्टर हो या कुछ पेस्टिसाइड हो, फसल के लिए कुछ, तो उन सब चीजों के ऊपर जीएसटी भी डाला था। 12% से लेके 28% तक जीएसटी था। और सबसे आखिरी सर्जिकल स्ट्राइक था कि जो हमारी सोयाबीन है, मराठवाड़ा विदर्भ में सबसे ज्यादा फसल उगाई जाती है, वो सोयाबीन, जो हमारे देश का सोयाबीन है, उनको इन्होंने एमएसपी दिया नहीं, और दूसरे देश से सोयाबीन लाते रहे। दूसरे देश से सोयाबीन आने की वजह से हमारे देश के सोयाबीन के भाव गिरते गए, एमएसपी से खरीद नहीं हो सका उतना। उससे जैसा ही प्याज पे इन्होंने किया। इंटरनेशनल मार्केट में अगर हमारा प्याज 45 रुपए, 50 रुपए तक पर केजी अगर बिक रहा है, तो हमारे सरकार ने किसानों का प्याज ज्यादा से ज्यादा बाहर भेजना, ज्यादा से ज्यादा कीमत उनको कैसे मिलेगी, इसके ऊपर सोचना। लेकिन मोदी सरकार ने प्याज की निर्यात पे पाबंदी लगा दी। तो देहातों में इस सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, मोदी जी को, जुमलेबाज सरकार को किसानों ने आड़े हाथ लिया। सिर्फ गिराया, सिर्फ उनको वोट किया नहीं, ऐसा नहीं किया, आड़े हाथ लिया बोलते हैं। कान के नीचे तमाचा मार दिया भारतीय जनता पार्टी के किसानों ने। दूसरी बात, जो हमारे महाराष्ट्र में देश भर में मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर मोदी साहब चुनाव के भाषण में, इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश के सबसे बड़े पार्टी दुनिया की कहने वाले बीजेपी का मुखिया, अगर स्टेज पे खड़ा रह के महाराष्ट्र में 1, 2, 3 नहीं 16, 17 सभाओं में अगर मोदी साहब इस देश की मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर अगर कुछ बात करते हैं,
उनको इस देश का दुश्मन कहने तक जा चुके थे। उनको कपड़े से पहचानो बोल के इनकी शुरुआत हुई थी, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले तक, देशद्रोही घुसपैठिए बोलने तक, देशद्रोही बोलने तक। इतना एक 15% 16% कम्युनिटी को इस देश का मुखिया, इस देश का पंतप्रधान, वो बीजेपी के चुनाव लड़ रहे हैं, वो एक बात थी, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर थे, 10 साल सत्ता में थे। उन्होंने ही नारा दिया था 2019 को, तो हनुमंत पवार साहब, सबका साथ सबका विकास। तो हनुमंत पवार साहब, मंगलसूत्र सुरक्षित है कि नहीं, कि छीन के ले गए लोग? वो वही उसके ऊपर आ रहा था मैं सर। अब आपने सब उनके भाषण सुने हैं, हमने सुने हैं। तो किसानों ने आड़े हाथ लिया, मुस्लिम कम्युनिटी को इन्होंने देश के खिलाफ ये कम्युनिटी है ऐसा कहने तक इनकी जरूरत हो गई थी। तो मुस्लिम कम्युनिटी ने दिखा दिया कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन की रखवाली में हम आप सबसे आगे हैं। इस देश के जमहूरियत को, इस देश की डेमोक्रेसी को, लोकशाही को टिकाने के लिए मुस्लिम वोट बाहर पड़ा। उन्होंने मोदी जी को मोदी जी जो सवाल खड़ा कर रहे थे उनके ऊपर, उसके ऊपर उन्होंने जवाब दे दिया। और तीसरा जो हमारे इधर महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा देखने को मिला कि ज्योति मिर्धा हो या लल्लू सिंह हो, अयोध्या के, राजस्थान की ज्योति मिर्धा, लल्लू सिंह है, और राम माधव इनके विचारवंत कहलाते हैं। और वो ऐसे इनके लोग आते थे और कहते थे कि हम संविधान बदलेंगे, 400 पार इसलिए जाना है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन बदलना है। 10-10 मिनट के, 15-15 मिनट के उनके भाषण है, प्रेस नोट है उनकी, प्रेस से वार्तालाप में बोले, आर्टिकल लिखा है उन्होंने जी। तो इस महाराष्ट्र के आदिवासी, महाराष्ट्र के एससी लोग, जिनको बोलने की आजादी, जिनको पढ़ने की आजादी, जिनको चुनाव में भाग लेने की आजादी, जिनको रिजर्वेशन, ये सब जिस संविधान से मिला है, उस संविधान को बदलने चले थे बीजेपी वाले मोदी साहब। तो महाराष्ट्र की जनता ने उनको बता दिया कि हम संविधान बदलने नहीं देंगे, हम मुस्लिमों को इस देश के खिलाफ है ऐसा नहीं कहने देंगे, इस देश के किसानों के फसल को दाम मिलना चाहिए। इन 3 चीजों के ऊपर महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा वोट हुआ। और आपस के सब झगड़े, हमारी महाविकास आघाड़ी थी, शिवसेना उद्धव ठाकरे साहब के हमारे साथ थी, पवार साहब की राष्ट्रवादी थी, कांग्रेस थी, हम सब लोगों से आगे जाके इस महाराष्ट्र के धरती के जो आम आदमी है, जो चुनाव I think his gyroscope moved a little bit. That's all. But what he was saying was quite nice. We should have continued. तो बोलिए सर, बोलिए प्लीज। अपने खुद के हाथ में ये चुनाव ले लिया। ये चुनाव कांग्रेस पार्टी नहीं लड़ रही थी, हमारे उम्मीदवार नहीं लड़ रहे थे चुनाव, हम नहीं लड़ रहे थे। हम जिस गांव में गए थे, मैं भंडारा गोंदिया में, विदर्भ में गया, मैं अमरावती में गया, वेस्टर्न महाराष्ट्र में सोलापुर में था, पुणे में था, मैं मराठवाड़ा में था, उधर नंदुरबार धुलिया में गया था, मुंबई में आपके वर्षाताई गायकवाड़ की कॉन्स्टिट्यूंसी में बांद्रा ईस्ट वेस्ट में आया था, चांदीवली में आया था। तो हर जगह ये पता चलता था कि ये चुनाव जनता ने अपने हाथ में लिया है। हमने जितना काम नहीं किया, हम जितनी भागदौड़ हमने नहीं की, उससे भी ज्यादा एक एक कार्यकर्ता महाविकास आघाड़ी का, अनंत पवार साहब, आपके पास जबरदस्त मुद्दा है। राहुल गांधी जी ने जो मुद्दा लोकतंत्र खतरे में, संविधान को बचाना है, और अलग अलग मुद्दे, मगर मोदी जी कह रहा है कि मैंने विरासत को भी संभाला है, विकसित भारत के सपने भी देखे। पालघर में 1 मिलियन, पालघर जो पोर्ट आ रहा है महाराष्ट्र में, 1 मिलियन जॉब्स वहां पर क्रिएट करेंगे। सबसे बड़ा बंदर है देश में और वर्ल्ड में 1 ऑफ द टॉप 10 पोर्ट्स है। और आगे जाके बोलते हैं आर्टिकल 370 संकल्प सिद्धि तक संकल्प भी किया और सिद्ध भी करके हमने दिया है। तो क्या नालंदा यूनिवर्सिटी 800 साल के बाद, मतलब विरासत को भी संवारा है, विकसित भारत के सपने भी देखे, काम भी किए। तो कैसे आप इसको कह रहे हो कि मोदी जी काम नहीं किए? 10 साल भी मोदी जी बड़े बड़े लंबे लंबे भाषण देते थे, प्रेस नोट निकलती थी, उनके प्रवक्ता बातें करते थे, उनके मिनिस्टर बातें करते थे। तो मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि 63 एमपी आपके घर पे बिठाए लोगों ने 10 साल में। अगर आपने इतना काम किया है तो जो चुन के आए थे वो 63 एमपी मोदी साहब के नेतृत्व में नीचे बैठाए। सेंट्रल मिनिस्ट्री जो संभालते थे, 10-10 साल से जो मिनिस्टर रह चुके थे, उनको घर में बिठाया लोगों ने। तो लोगों ने जवाब दे दिया कि मोदी साहब आप भाषण ज्यादा करते हो, मोदी साहब आप प्रेस मैनेजमेंट ज्यादा करते हो, मोदी साहब आपने इस देश की विरासत संभाली नहीं, इस देश की विरासत को आपने चौराहे पे लाके खड़ा किया था, उसकी आबरू बचाई वोटर लोगों ने।
इस साल 2024 के जिस लोगों ने वोटिंग किया है उन्होंने इस देश की विरासत को असल में बचाया है। इस देश में बोलने की आजादी चाहिए, इस देश में कौन क्या खाएगा कौन क्या पहनेगा इसके ऊपर झगड़ा नहीं होगा, ये विरासत है हमारी। हम जब स्कूल में जाते थे तो हम मराठी में कहते थे भारत माझा देश आहे, सारे भारतीय माझे बांधव आहे, ये विरासत थी हमारी। तो ये विरासत इस चुनाव में लोगों ने बचा के रखी है, मोदी साहब ने तो विरासत को चौराहे पे लाके खड़ा किया था। तो सर आपके मुताबिक अभी फॉर एग्जांपल जो सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त देश में है वो यंग लोगों का है। जितने भी युवा हैं, नीट के लिए जो बेचारे लोग बैठे थे मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए, सर लाखों बच्चों का मतलब भविष्य तो अंधकार में हो गया। उन बच्चों की बात छोड़िए, एक एक बच्चे का जो परिवार है आज की तारीख में उस पर क्या बीत रही होगी, हालत खराब होगी लोगों की। मतलब कितना पैसा लोग खर्चते हैं कोचिंग क्लासेस पर, बाकी सब चीज़ पर। यहाँ तक कि हमने तो ये भी सुना है कि किसान बेचारा अपनी ज़मीन गिरवी रख देता है अपने बच्चे की कोचिंग क्लासेस के लिए। तो मतलब ये क्या है, जरा इसके बारे में कुछ रोशनी डालें सर। और कोई ठीक जवाब मिल नहीं रहा कहीं से। नीट की जो एंट्रेंस है जी, इसके ये मुद्दे को लेके ये नेशनल इशू हो गया। पेपर लीक होना ये नेशनल इशू। नीट की स्टूडेंट ने जो आवाज उठाई, जो कोर्ट में गए, उसकी वजह से मीडिया वालों का, आपका भी उसमें बड़ा हाथ है कि उन लोगों की, वो बच्चों की आवाज आपने उठाई, उनके परिवार की आवाज आपने उठाई। लेकिन पिछले 10 साल से आप हमारे अपने महाराष्ट्र में देखिए, आप एमपीएससी के पेपर होते नहीं, जो एग्जाम होती है उसका रिजल्ट आता नहीं, जिसका रिजल्ट आता है उस लड़के को अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। पेपर का फॉर्मेट, जो परीक्षा पास है 6-7 साल बच्चे पढ़ाई करते हैं, उसका फॉर्मेट 1 महीने में बदला जाता है। ऑब्जेक्टिव होगी या डिस्क्रिप्टिव होगी, ये 1 महीने में तय करती है सरकार। ये महाराष्ट्र की बात है। महाराष्ट्र में ही महापोर्टल बोल के एक वेबसाइट तैयार की थी ऑनलाइन रिक्रूटमेंट के लिए, उसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हो गए, वो मुद्दा हमने देखा। महाराष्ट्र की टीईटी बोल के जो टीचर्स स्कूल में लेने पड़ते हैं गवर्नमेंट टीचर में, उसकी एंट्रेंस में हम 10 साल से लड़ रहे हैं कि वहां भी माल प्रैक्टिसेस होती थी। जो बच्चे पढ़ाई करते थे, जो बच्चे ज्यादा मार्क लेते थे, उनको छोड़ के जो पैसा देते थे उनको लेने की बात महाराष्ट्र में हो रही थी। आगे ऊपर गए हम थोड़े तो मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला जो है, व्यापम के नाम से जाना जाता है, वो भली बातें आपने देखा है। उत्तराखंड हो, दिल्ली हो, हर जगह नीट के, अब पंजाब से, उत्तराखंड से, बिहार से, हमारे महाराष्ट्र लातूर तक नीट एग्जाम के ये जो सब लफड़े चालू है वो दिखने सामने आ रहे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट, ये 2 चीजों के ऊपर पिछले 10 साल में सबसे बुरा काम अगर कहाँ किया है तो ये 2 सेक्टर में। एक तो आपने बड़ी बड़ी संस्थाओं पर ऐसे लोग बिठाए जिनके हाथों में आपने सरदार की दी, वहां जिनको एजुकेशन का कुछ समझता नहीं, जो पॉलिटिक्स करते हैं वहां, जो अपने आइडियोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए संस्था पे बैठे हैं, यूनिवर्सिटी पे बैठे हैं, यूजीसी पे बैठे हैं। हर जगह इन्होंने ऐसे लोग बिठाए जिनको कोई अनुभव नहीं था, जिनको लोगों के, बच्चों के भविष्य से कोई लेना देना नहीं था। इसकी वजह से महाराष्ट्र के टीईटी टीचर की भर्ती से लेकर और हनुमान पवार साहब, मेरे लिए बड़ी हर्टफुल बात क्या है कि पहले तो एटलीस्ट ये होता था, लोग आकर के माफी मांगते थे, मंत्री जी आकर के लोगों से माफी मांगते थे कि भाई काफी बच्चे आहत हुए हैं, इसलिए मैं माफी मांगता हूं और हम कोशिश करेंगे कि सब कुछ ठीक हो जाए। यहां तक कि ये क्षमा याचिका भी नहीं है, मतलब अपॉलॉजी भी नहीं है, ये क्या है यार? मतलब आप तो सर, आप अपॉलॉजी की बात कर रहे हो सर, आप तो जी। इन्होंने, जो धर्मेंद्र प्रधान साहब थे, वो कल परसों तक ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। हाँ बोला, ये प्रेस लेके बोलते थे। नहीं, उन्होंने कहा था कि कोई स्कैम नहीं, कोई स्कैम नहीं कहा था, कल परसों तक कहा था। और आज आप उसके वहां जो बैठा था, जिसके हाथ में सब दिया था, एनटीए के चेयरमैन थे, उनको आपने अब तबादला कर दिया उनका। अब आप पुलिस केसेस कर रहे हो, आप महाराष्ट्र से लेके छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार से लेके आप पूरी सिस्टम आप मल्टी स्टेट ऑपरेशन हो गया है। मल्टी स्टेट। तो ये सरकार जवाबदेही, इसके बारे में ये बहुत लंबे है कि वो जवाब देना पड़ता है। किसी को तो परेशानी हो रही, किसान बिल लाए तभी ऐसा हुआ, एनआरसी सीए लाए तभी ऐसा हुआ, जीएसटी लाए तभी ऐसा हुआ, अब नीट का घोटाला है तभी ऐसा है। और अग्निवीर,
अग्निवीर मत भूलिए। अच्छा, भूल गया था मैं, माफ कीजिए, अग्निवीर। तो जिसके लिए ये योजना लाते हैं, नीट परीक्षा किसके लिए है? बच्चों के लिए है, उनका भविष्य है। हमारे देश की पूरी मेडिकल सिस्टम जिनके ऊपर आने वाली है कल, उनको उनको आप सुनते ही नहीं हो। उनको आप जो नेचुरल जस्टिस है कि उनको परीक्षा में बैठने दीजिए और उनको खुद को उनको सामने आना है, उनका टैलेंट जो है वो दिखाना है, उसका भी मौका आप नहीं देते हो। जिसके पास पैसा है वो पार्टी ज्वाइन करेगा, वो अशोक चौहान हो, अजित पवार हो या भावना गौड़ी हो। वैसे ही जिसके पास पैसा है वो एमबीबीएस को जाएगा। तो पैसा जिसके पास है उसके लिए हम काम करेंगे। पैसा सबसे ज्यादा। तो हनुमंत पवार साहब, कहने का मतलब ये हुआ, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, दिल पर हाथ रख के बोलिए, मान लीजिए स्कैम हुआ, सबको अरेस्ट कर लिया गया, स्कैम एक्सपोज हो गया, अब दोबारा परीक्षा होगी, अब लोगों को, बच्चों को हम लोग कन्विंस कैसे करेंगे कि इस बार सब कुछ फ्री एंड फेयर हुआ है? कौन मानेगा? बिल्कुल, ये नीट की नेशनल लेवल पे जो एंट्रेंस होती है, वो जब बच्चा पहली के फर्स्ट स्टैंडर्ड में जब जाता है तब से 12 तक उसकी तैयारी रहती है। वो पूरी फैमिली अपना बच्चा नीट की एंट्रेंस देने के लिए प्रिपरेशन कर रही रहती है। उसके दादाजी हो, वो उसको सुबह जल्दी उठाने के लिए खुद उठते हैं, पूरी जमा पूंजी लगाई रखती है, जो ट्यूशन से, उसके क्लास से, एडमिशन अच्छे स्कूल में होगा उसका, इसके लिए 10-12 साल पूरी फैमिली उसकी प्रिपरेशन में लगी रहती है। और आप आते हो और कहते हो, अब यूजीसी नेट के एग्जाम का आपने देखा, 18 जून को उन्होंने एग्जाम ले ली, 19 जून को उन्होंने पेपर कैंसिल किया। क्या क्या डंका बजने वाला है? हम महाशक्ति बनने जा रहे हैं? हम दुनिया को ऐसी महाशक्ति दिखाएंगे कि हम नेशनल लेवल की एंट्रेंस 18 तारीख को लेते हैं और 19 तारीख को हम कैंसिल करते हैं, कुछ भी नहीं बोलते, कोई सॉरी नहीं बोला, क्यों कैंसिल की नहीं बोला, कब होगी नहीं बोला। जो बच्चे नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट देके कॉलेजों में, स्कूल में पढ़ाने के लिए जाने वाले हैं, आगे का भविष्य है हमारे एजुकेशन सिस्टम का, उनको आप एक दिन में फंसाते हो, उनको आप धकेल देते हो। वैसा ही नीट इंजीनियरिंग की टेस्ट का भी वैसा ही चालू है अभी, जो स्टेट में नौकरियां उनका भी वैसा चालू है। तो मोदी सरकार को थोड़ा दिमाग शांत, ठंडे दिमाग से मोदी सरकार ने भाषणबाजी या पब्लिकेशन डिपार्टमेंट ने, महाराष्ट्र पॉलिटिक्स को कैसे देखते हो? जिस प्रकार से लक्ष्मण हाके वर्सेस छगन भुजबल, लक्ष्मण हाके वर्सेस जरांगे, मनोज जरांगे पाटिल, जिस प्रकार चल रहा, भुजबल साहब भी उसमें आ गए और एक पूरे डिवाइड हो गए पूरे स्टेट में, ओबीसी वर्सेस मराठास। और भुजबल साहब के जो स्टेटमेंट है, जंग लगी तलवार को अब दार लगाना होगा, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स पूरे वापस एक पूरे फ्यूड दो कम्युनिटीज में लगाने वाली बात है। तो कहां एंड होगा, कहां दिखते हैं आप? बिकॉज आपको अच्छा नॉलेज है इसमें कहां आपको एंड लग रहा है, कहां शुरुआत, कहां एंड, क्या होगा? मुझे याद आता है कि एक डिस्कशन में हमने मराठा आरक्षण पे, जरांगे पाटिल साहब के आंदोलन पे, और जो रिजर्वेशन का, मराठा रिजर्वेशन का बिल पास किया था महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, उसके ऊपर हमने बात की थी। तो मैंने ये कहा था कि चुनाव में एक कम्युनिटी को दूसरे कम्युनिटी के खिलाफ लड़ाने की बड़ी साजिश महाराष्ट्र में हो रही थी। धर्म के नाम पे लड़ाने की साजिश नेशनल लेवल पे हो रही थी, उसके भी झगड़े महाराष्ट्र में हमने देखे हैं। और जाति के नाम पर, रिजर्वेशन के नाम पर महाराष्ट्र में एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ खड़ा करके अब आने वाले विधानसभा के चुनाव जीते जा सकते हैं क्या? ऐसी सोच में महायुति, भारतीय जनता पक्ष और एकनाथ शिंदे साहब, अजित पवार साहब है। लेकिन महाराष्ट्र की आम जनता बहुत होशियार है। पॉलिटिशियन ने जो जाल फेंका है वो उन्हें समझ में आता है। मराठा कम्युनिटी हो, उनकी जो लड़ाई है वो मराठा कम्युनिटी में रिजर्वेशन की जो मांग चल रही है, वो एग्रीकल्चर क्राइसिस, जो नौकरियां नहीं है, हमारे फसल को एमएसपी नहीं मिलता, महंगाई से हम जूझ रहे हैं, तो इसके ऊपर मराठा कम्युनिटी में बड़ा असंतोष है। उसके लिए आंदोलन चालू है, उसके लिए आरक्षण की मांग रखी जा रही। आरक्षण मांगने का अधिकार हर एक कम्युनिटी के है। ओबीसी का निकाल के मराठा कम्युनिटी को देने की बात किसी ने भी कही नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट अब 2 साल हो गए, इसके ऊपर सिर्फ उनको जाती है, आपका अनशन छोड़ दो, हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे बोलती है। जो बिहार गवर्नमेंट ने जो रिजर्वेशन दिया था, वहां के हाईकोर्ट ने क्या किया उसका आपको पता है, मुझे पता है। मराठा कम्युनिटी को 10-12% आरक्षण देने का जो बिल लाया था महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, उसके ऊपर ना जरांगे पाटिल साहब का भरोसा है, ना हमारा भरोसा है।
वो आरक्षण टिकेगा नहीं, ऐसा हम पहले दिन से कहते हैं। जो भी जिस दिन वो जाके कोर्ट में उसको चैलेंज किया जाएगा उस दिन कोर्ट उसको खारिज कर देगा। तो हमें मराठा कम्युनिटी वर्सेस ओबीसी कम्युनिटी, ये दो कम्युनिटी का झगड़ा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, हनुमंत पवार साहब, भुजबल साहब जो कह रहे हैं कि आप सभी मराठाओं को कुणबी सर्टिफिकेट देंगे तो ये ओबीसी समाज के खिलाफ है, इनजस्टिस टू ओबी, यू कैन नॉट गिव ऑल मराठास कुणबी सर्टिफिकेट्स। ये एक बहुत विवाद वाला इशू हो गया। मैं टेक्निकल आंसर यहाँ जानबूझ के नहीं दूंगा, लेकिन मैं छगन भुजबल साहब बोलते उनको एक सवाल पूछूंगा आपके नजरिए से। आप जिस सरकार में बैठे हो उस सरकार ने ओबीसी सर्टिफिकेट मराठाओं को दिया और वो नकली दिया, फर्जी दिया, ऐसा भुजबल साहब कहते हैं। तो मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं कि मीडिया से बात करने के बावजूद, मीडिया से बात करने के बगैर आप जाके आपके सरकार से पूछिए ना, पूछिए सीएम साहब से, एकनाथ शिंदे साहब से, पूछिए देवेंद्र फडणवीस साहब से, आपके लीडर है अजित पवार साहब जो खुद मराठा है, उनको पूछिए कि आप फर्जी ओबीसी सर्टिफिकेट क्यों बांट रहे हो। अगर भुजबल साहब का कहना है कि ओबीसी का आरक्षण खतरे में आ जाएगा तो वो पहले सवाल किससे करना चाहिए, उन्होंने जिसमें वो सरकार में मंत्री है उसको करना चाहिए ना। आप मीडिया में आके बात क्यों करते हो? कैबिनेट मिनिस्ट्री में बैठ के बात कीजिए, आपके सीएम साहब से पूछिए, आप भी उस सरकार का हिस्सा, जो बिल लाया है पास किया है वो आपकी भी सरकार ने किया है, तो आप भी जिम्मेदार है। हम आपसे पूछते हैं भुजबल साहब से, क्या ऐसा क्यों किया? तो आपके मुताबिक भुजबल साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं जी? तो भुजबल साहब और भारतीय जनता पार्टी, भुजबल साहब, अजित पवार साहब और एकनाथ शिंदे साहब, इन सब ने मिलकर ऐसा तय किया है कि महाराष्ट्र की जनता को अब हम फंसा सकते हैं। भुजबल साहब को एक बोलने को कहने का, अजित दादा ने कुछ तो अलग बोलने का, एकनाथ शिंदे साहब बोलते हैं मैंने रिजर्वेशन दिया है, फडणवीस साहब बोलते हैं मैंने ही रिजर्वेशन दिया है। तो जिसने दिया है ऐसा छाती ठोक के कहते हैं वो, और जो झगड़ा कर रहे हैं क्यों दिया वो सब एक ही सरकार में बैठे हुए हैं। तो आपस में उन्हें तय करना चाहिए कि सरकार का एजेंडा क्या है। सरकार का एक मिनिस्टर कुछ कहता है, दूसरा मिनिस्टर कुछ अलग कहता है, तो महाराष्ट्र की जनता की आंख में धूल झोंकने का काम ये सरकार कर रही है। अनएम्प्लॉयमेंट इस कदर बढ़ा है, राहुल गांधी जी का आज ऐलान था कि पिछले 7 सालों में 54 लाख अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में लोग बेरोजगार हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए। राहुल गांधी जी का कहना है 1.8 करोड़ स्मॉल बिजनेस हैज शट डाउन। He says totally Modi ji has failed on all front where unemployment is concerned and small business shutting down, और small business और shut होने से और unemployment generate हो गया। How do you see the statement, हनुमंत पवार साहब? एक बात तो है कि 2024 के इलेक्शन में जो फर्स्ट टाइम वोट देने जाने वाला वोटर था और जो अंडर 35 के जो वोटर्स थे, उन्होंने मोदी सरकार को बेरोजगारी के सवाल पे एक तमाचा मारा है कि इस देश में नई नौकरियां मिल नहीं रही है, जो गवर्नमेंट जॉब है उनमें भी जो पैसे वाले हैं वो जा रहे हैं, और यहाँ कोई भी इन्वेस्टमेंट ऐसी नहीं 10 साल में आई। एक ऐसा बड़ा उद्योग महाराष्ट्र में मुझे बताइए इस सरकार ने बताना कि जिससे 5,000, 6,000, 7,000, 10,000 नई नौकरियां मिली है। अगर यहाँ इन्वेस्टमेंट ही आएगी नहीं, अगर यहाँ नए उद्योग ही आएंगे नहीं, सरकारी भर्ती जो है 30 लाख ऐसी जगह है जो खाली है, भरी नहीं है, सरकारी गवर्नमेंट जॉब है जो 30 लाख गवर्नमेंट जॉब जो खाली पड़े हुए हैं, तो आप सरकारी नौकर भर्ती भी नहीं करते, आप नए उद्योग भी नहीं आने देते, और आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट का भी, यहाँ से इलेक्शन के पहले लोकसभा के फॉरेन इन्वेस्टर ने यहाँ से अपनी इन्वेस्ट निकाल के अपने देश लेके चले गए। तो एम्प्लॉयमेंट के सवाल पे मोदी सरकार सिर्फ युवाओं को एक दूसरे के खिलाफ, मराठाओं को ओबीसी के खिलाफ, हिंदू को मुसलमानों के खिलाफ, उधर मणिपुर में आदिवासी को मैती को ऐसा झगड़ा लगाने का ही काम किया है। बेरोजगारी के ऊपर मोदी सरकार 10 साल में सत्ता में रहकर तीसरी बार सत्ता में आने के बाद भी उनके पास कोई हल नहीं है। तो आज की तारीख में जब मोदी जी कहते हैं कि मैं, जैसा प्रदीप जी बार बार बोलते हैं कि मैं विरासत को भी मैंने संभाला है और विकसित भारत के लिए भी मैं काम कर रहा हूँ, तो ये क्या एक सिर्फ एक स्लोगन है या कुछ करेंगे इसके बारे में? नहीं, वो विरासत को संभालने का वो शब्द भी मोदी साहब के मुंह में शोभा नहीं देता। मोदी साहब के मुंह में कुछ विकार, कुछ झगड़ा लगाने वाली बातें, गलत बातें, असत्य, यही शोभा देता है। विरासत संभालने के, विरासत को संभालने, विरासत पता चाहिए मोदी साहब को विरासत क्या है। मोदी साहब की विरासत क्या है? अयोध्या 500 साल के बाद, नालंदा 800 साल के बाद। बिल्कुल,
अब अयोध्या के लोगों ने ही सवाल दिया है कि विरासत उन्होंने संभाली है या मोदी साहब ने संभाली है। तो उनको, अयोध्या वासियों को ये अच्छा नहीं लगा कि मोदी साहब ऐसे भगवान राम हमारे छोटे दिखते हैं और मोदी साहब हाथ को लेके हमारे राम जी को, सिया राम को हमारे मंदिर में लेके जा रहे। ये विरासत नहीं थी। कितना भी बड़ा पॉलिटिशियन रहने दो, कितना भी बड़ा हुक्मरान रहने दो, कितना भी बड़ा राजा महाराजा रहने दो, भगवान राम हमारे छोटे, और ये कहेंगे कि हम राम को ले आएंगे, तो ये अयोध्या वासियों ने तो उसका जवाब चुनाव के नजरिए से दे दिया है। जी, दुरुस्त बात। लेकिन ये बता दें सर कि आज की तारीख में ये सब होने के बावजूद बेरोजगारी चरम सीमा पर, कीमतें चरम सीमा पर, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही है, नई फैक्ट्रीज खुल नहीं रही हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सब बंद हो रही हैं, छोटी छोटी दुकानें जितनी थीं वो सारी बंद हो गई हैं। और तो और छोड़िए, आप मुंबई में जाइए, हम लोग तो मुंबई में रहते हैं, या दिल्ली में जाइए, जो बड़े बड़े मॉल थे जो खचाखच भरे रहते थे, पार्किंग नहीं मिलती थी, आज आधे से ज़्यादा खाली पड़े हैं। इसके बावजूद मोदी जी फिर आ गए, फिर भी भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें मिली। इसके पीछे क्या वजह है, ये बताएं सर। बिल्कुल ये कांग्रेस, हर जगह कांग्रेस को आज पूछा जाने वाला ये सवाल है। मोदी साहब को, बीजेपी को ये मैंडेट नहीं मिला। ये मोदी साहब के लिए काम कर रहा जो चुनाव आयोग है उसको मिला हुआ वो मैंडेट है। मोदी साहब के लिए काम कर रहे जो ईडी डिपार्टमेंट है उसको मिला हुआ है मैंडेट है। सीबीआई, ईडी, इलेक्शन कमीशन से लेके हर जगह पे इन्होंने जो दबाव की राजनीति की, जो तोड़फोड़ की राजनीति की, जो जुमलेबाजी की राजनीति की, उसको फंस के ये 240 तक जा चुके हैं। नहीं तो इनका आंकड़ा तो 400 पार का था। ये 240 कैसे आए हैं ये पूछने के बजाय आप जैसे सीनियर जर्नलिस्ट ने इनको 400 पार क्यों नहीं आए आपके 10 साल सत्ता में रहते हुए भी, ये सवाल पूछना ज्यादा दुरुस्त रहेगा। परफॉर्मेंस के आधार पर 60 साल के बाद जनादेश थर्ड टर्म मिला मोदी जी। बोले कि 60 साल के बाद थर्ड टर्म किसी प्रधानमंत्री को अब मिला है नेहरू जी के बाद। आज प्रधानमंत्री मोदी नेहरू जी का इक्वल हो गया है। मोदी जी का कहना है ये जनादेश है, ये जनादेश सिर्फ और सिर्फ एनडीए को है। मोदी जी, ये चालू डिकेड का सबसे बड़ा जोक होगा कि मोदी जी खुद को नेहरू साहब के बराबर के समझते हैं। नेहरू साहब ने जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली उसका आधा हिस्सा भी अगर मोदी साहब मीडिया से बात करते ना, तो मैं कांग्रेस का होके भी कहता था कि नेहरू साहब के बराबर चलने के बाजू में मोदी साहब है। एक ही बात, मोदी साहब सच बोले फिर नेहरू जी से बात करें, मोदी साहब मीडिया से बात करें फिर नेहरू जी से अपनी तुलना करें। लेकिन यहां पर हनुमंत पवार साहब एक छोटी सी चीज लोग भूल जाते हैं। पंडित जी 1962 में जब तीसरी बार चुनकर आए तो कांग्रेस पार्टी अपने बलबूते पर पूर्ण बहुमत लेकर आई थी, अलायंस में नहीं थी। वो बताए इतनी नेहरू साहब से अगर मोदी साहब खुद को अगर उनके बराबर समझते हैं तो एक 1.5 घंटे का लेक्चर ऐसा हो सकता है कि ऐसा नहीं है। लेकिन बीजेपी के भक्त है और उनके पार्टी के मंत्री भी भक्त जैसे रहते हैं, उनके पार्टी का अध्यक्ष भी भक्त जैसा रहता है और उनके एमएलए भी भक्त जैसे रहते हैं। और मीडिया को मत भूलिए। नहीं, मैं मीडिया क्या, लोगों ने बता दिया मीडिया को। कहां बदला है सर, अभी भी देख लीजिए, अभी थोड़ा बहुत बदलाव आने को दिखा था, अभी भी वैसे ही। मीडिया का लोग सुनते नहीं है जी। ये तो मैसेज दे दिया, आगे की तो अब मीडिया हाउसेस बंद करवाए से तो हम नहीं कहेंगे। मीडिया का सुनते नहीं लोग। एग्जिट पोल ने तो साहब, एग्जिट पोल ने तो 405 सीट दे दी थी। बिल्कुल, मैं फोन कर रहा हूं लेकिन उठा ही नहीं रहे प्रशांत किशोर साहब। और मोदी जी का एक कहना है कि इमरजेंसी वाज अ ब्लॉट ऑन डेमोक्रेसी। कल 25 जून को फिर वो दिन आएगा जब इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया था। आज भी लोग उस जो इमरजेंसी के हैंगओवर से निकले नहीं है और मैं जब तक हूं इमरजेंसी को होने नहीं दूंगा। ब्लॉट ऑन डेमोक्रेसी, इस पे कुछ कहना चाहेंगे पवार साहब? मौजूदा जो हालात है वो इंदिरा जी ने जो आनी बानी लगाई थी उससे कई बदतर है, तो उससे जूझ रहे लोग, उसका सवाल पूछ रहे लोग। सर वो तो डिक्लेयर्ड इमरजेंसी थी ना।
हाँ, मैं तो उसके आगे जाके बोलता हूँ कि भाई नीट एग्जाम का पेपर क्यों फूटा, ये सवाल है हमारे साथ। 30-40 साल में मेरी पीढ़ी को कुछ लेना देना नहीं। अगर लगाई होगी इमरजेंसी तो वहां उस वक्त के जो वोटर्स थे उन्होंने कांग्रेस को, इंदिरा जी को जो सजा देनी होगी दे चुकी होगी। मैं क्यों उसका बोझ उठा के यहाँ हूं? मैं पूछता हूँ नीट का पेपर मेरा क्यों फूटा है, बोलो जी। और आज की तारीख में अरहर दाल जो है, तूर की दाल जो है, उसका जो प्रीमियम 1 किलो जो है वो आज का जो रेट है वो 260 रुपए क्यों है? ये इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। हाँ, वो सवाल है, वो इमरजेंसी जैसा ही सवाल है। 200 किलो की दाल लेके मेरे बच्चों के पेट में एक दाल चावल का एक निवाला भी नहीं जाता। सर उसका जवाब वो देंगे, उसका जवाब वो देंगे कि 105 रुपए की भी है, लेकिन वो 105 रुपए में कंकड़ ज्यादा होते हैं, दाल कम होती है। जी जी जी, वो देख रहे बिल्कुल। अभी जो भी हो, राहुल गांधी जी का एजेंडा क्लियर है। उन्होंने कहा कि ट्रेन एक्सीडेंट से लेके नीट पेपर लीक जो आप कह रहे हैं, रूपी वाली फॉलिंग रूपी वर्सेस यूएस डॉलर, ये बोल के मोदी जी आए थे, वो इश्यू राहुल गांधी जी उठाएंगे। प्राइस राइज, जम्मू कश्मीर टेरर अटैक, अनएम्प्लॉयमेंट, जबरदस्त इश्यूज है। पवार साहब, राहुल गांधी जी ने पूरा अपना शेड्यूल बना के रखा है अटैक इन पार्लियामेंट। बिल्कुल, हाथ में संविधान लेके हम खड़े हैं। जो संविधान बदलने बीजेपी चली थी, जो संविधान बदलने के लिए इनको 400 सीटें चाहिए थी, वो संविधान को गले में लगा के हाथ में लेके हम सीना तान के खड़े हैं। हनुमंत पवार साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप आते रहें। मैं मानता हूं कि आप देहात में बहुत बिजी रहते हैं और गांव आपको फिरना पड़ता है। बैंड्रा तक आए थे और हमारे ऑफिस में नहीं, बीकेसी बगल में थे। जी, बड़े बिजी होंगे, मैं मानता हूं। बीकेसी में जो सभा हुई थी इंडिया अलायंस की, बहुत जबरदस्त सभा था। हमारे ऑफिस के बिल्कुल 1 मिनट दूर थी, 1 मिनट। अगली बार आऊंगा मैं जरूर आपको। जी, हनुमंत पवार साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद एंड वेरी वेल डन इंडीड। महाराष्ट्र में आपने जबरदस्त काम किया है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और सत्ता आने जा रही विधानसभा में। विधानसभा में महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सत्ता बन रही है, कांग्रेस का सीएम बनेगा। और आप जैसे लोग विधानसभा में रहे, हम वही अपेक्षा रखते हैं। उम्मीद मैं तो गांधीयन आदमी हूं, मैं तो देहातों में रहूंगा, लोगों की बात सरकार तक लेके जाऊंगा। जी, थैंक यू सो मच सर, नमस्कार। थैंक यू। You know, it is people like these who made the Congress. Exactly, sir. ये ऐसे लोग हैं जो गांव में कांग्रेस का प्रचार करते रहे और गांव में हर झोपड़े में रहते हुए, हर एक के साथ रहते हुए, दाल रोटी खाते हुए, इन लोगों ने असल में कांग्रेस को एक बार फिर पुनर्जीवित किया है महाराष्ट्र में। सीधी बात है। और एक चीज बहुत अच्छी हुई है प्रदीप जी, कांग्रेस से जितने लोग गए हैं ना, कांग्रेस का बहुत फायदा हो गया है। एग्जैक्टली, You know, और जहां गए उनका नुकसान हो गया। हाँ, क्योंकि वो पहले कांग्रेस का नुकसान करते थे, अब जहां गए हैं उनका नुकसान कर रहे हैं। सीधी बात है। एंड एट द मोमेंट विद अस फ्रॉम आजमगढ़, फ्रॉम